Hello student, today we are going to start with new chapter, that is chapter number 4, issue of debentures. And first question in this chapter is, explain the provisions for issue of debentures as per Company Act 2013. So here we have to explain different provisions, different rules as per Company Act 2013 related to issue of debentures. मतलब डिबेंचर्स इशू करने के लिए कंपनी एक्ट 2013 में कौन कौन से प्रोविजंस दिए हैं, कौन कौन से रूल्स दिए हैं, दैट वी हैव टू एक्सप्लेन हियर। याद रखो कि मीनिंग ऑफ डिबेंचर मैंने पहले ही आपको चैप्टर नंबर 2 में एक्सप्लेन किया है और उसका जो वीडियो है उसका लिंक है वो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अगर आपको डिबेंचर मतलब क्या वो पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस लिंक पे आप जाके मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स सीख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सी प्रोविजंस फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज पर कंपनी एक्ट 2013। So here we have to explain different provisions, different rules related to issue of debentures as per Company Act 2013. म्हणजे कंपनी ऍक्ट 2013 मध्ये डिबेंचर्स इश्यू करण्याबाबत कोणकोणत्या प्रकारचे प्रोव्हिजन्स दिलेले आहेत, कोणकोणत्या प्रकारचे रूल्स दिलेले आहेत ते आपल्याला या ठिकाणी एक्सप्लेन करायचे आहेत। फर्स्ट इज नो वोटिंग राइट। अ कंपनी cannot issue debentures with voting right. Debenture holders are creditors of the company and so they do not have any voting right except in matters affecting them. It means no company can issue debentures with voting right. मतलब कोई भी कंपनी इस तरह की डिबेंचर इशू नहीं करेंगे जिसमें वोटिंग राइट दिया जाए। इसका ही मतलब ये होता है कि डिबेंचर होल्डर्स को किसी भी हालत में वोटिंग राइट मिलेगा नहीं, बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी एंड ओनली ओनर्स गेट वोटिंग राइट। ओके, फक्त ओनर्सलाच वोटिंग राइट मिळतं, क्रेडिटर्सला वोटिंग राइट्स मिळत नाही। and debenture holders are creditor of the company. Yes, in some cases debenture holder gets voting right if there is any matter affecting them, related to them. मतलब अगर उनसे रिलेटेड कुछ मैटर रहेगा, डिबेंचर होल्डर से रिलेटेड कुछ मैटर रहेगा, ऐसा कोई मैटर है जिसका परिणाम, जिसका इफेक्ट डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट पे अगर होता है, ऐसे केस में डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिलेगा। अदरवाइज दे डोंट हैव वोटिंग राइट। म्हणजे कोणतीही कंपनी वोटिंग राइट सहित डिबेंचर देऊ शकत नाही। म्हणजे मला समजा एखाद्या कंपनीने डिबेंचर्स दिले असतील तर त्या डिबेंचर्स वर मला वोटिंग राइट्स मिळणार नाही। Second is types of debentures. A company can issue secured or unsecured debentures and fully or partly convertible debentures or non-convertible debenture. So here company are allowed to issue secured or unsecured debentures or fully or partly convertible debentures or non-convertible debentures. तो कंपनी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है या फुल्ली और पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है या नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स मीन्स डिबेंचर्स which can get converted into equity shares after particular or specific time period. म्हणजे काही टाइम पिरियड नंतर 5 इयर्स 10 इयर्स तेवढं टाइम पिरियड कंप्लीट झाल्यानंतर जे डिबेंचर इक्विटी शेअर्स मध्ये कन्वर्ट केले जातात त्याला म्हटलं जातं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर, a special resolution has to be passed in general meeting. If company want to issue
convertible debentures, then company need to pass a special resolution in general meeting. अगर कंपनी को कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करनी है वो कर सकती है, लेकिन कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने पड़ेगा, वो भी जनरल मीटिंग में. All debentures are redeemable in natures. Okay, this is very important. It means all debentures are always redeemable. कंपनीचे सर्व डिबेंचर्स काय असतात? रिडीमेबल. companies are not allowed to issue irredeemable debenture. Redeemable means repayment of capital. It means if company issues debenture, अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू किए तो उनका कैपिटल कुछ साल के बाद वापिस करना ही पड़ेगा, उसको कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड देना पड़ेगा, जैसे 10 ईयर, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स एटसेट्रा. और उतना समय होने के बाद उनका पैसा, उनका कैपिटल डिबेंचर होल्डर को वापिस करना पड़ेगा. मतलब सारे डिबेंचर्स कौन से रहेंगे? रिडीमेबल रहेंगे. सर्वच्या सर्व डिबेंचर्स काय असणार आहेत? रिडीमेबल. कोई भी कंपनी इरिडीमेबल डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती. म्हणजे कोणतीही कंपनी इरिडीमेबल डिबेंचर इशू करू शकत नाही. नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन. अ कंपनी शैल रिडीम द डिबेंचर्स and pay interest as per the terms and condition of their issue. So company has to pay interest on debentures and also need to redeem debentures as per terms and condition of their issue. तो हर एक कंपनी जितने भी डिबेंचर इशू किए हैं उस डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पेड करेगी एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन एट द टाइम ऑफ इशू. डिबेंचर इशू करते समय जो टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं उसमें जिस तरह से इंटरेस्ट बोला है और जिस तरह से रिडम्पशन बोला है उस तरह से ही कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा और उसी तरह से डिबेंचर को रिडीम करना पड़ेगा. आलं लक्षात? म्हणजे कंपनी जेव्हा डिबेंचर इशू करणार म्हणजे पब्लिकला डिबेंचर्स विकणार. डिबेंचर्स इशू करताना ज्या काही टर्म्स अँड कंडिशन सांगितले असतील त्यानुसार कंपनी डिबेंचर होल्डरला इंटरेस्ट देणार आणि त्यानुसारच कंपनी जे डिबेंचर्स आहेत ते काय करणार? रिडीम करणार. नेक्स्ट इज डिबेंचर सर्टिफिकेट. अ कंपनी हैज टू इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट to the debenture holder within 6 months from the allotment of debenture. So company should issue debenture certificate to all debenture holders within 6 months from the date of allotment of debentures. जिस तारीख को डिबेंचर्स का अलॉटमेंट हुआ उस तारीख से 6 महीने के अंदर सभी डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा. डिबेंचर सर्टिफिकेट हे काय असणार आहे? तुमच्याकडे प्रूफ असणार आहे की तुम्ही त्या कंपनीला जी अमाउंट सर्टिफिकेट मध्ये दिलेली आहे तेवढी अमाउंट कंपनीला ऍज अ लोन म्हणून दिलेली आहे. ते तुमच्याकडे काय असणार आहे? प्रूफ असणार आहे. जसं शेअर सर्टिफिकेट असतं तसं डिबेंचर सर्टिफिकेट. ओके, म्हणजे डिबेंचरचं अलॉटमेंट झाल्यानंतर 6 महिन्याच्या आतपर्यंत सर्व डिबेंचर होल्डरला डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करावं लागतं. फिफ्थ वन, क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिझर्व, DRR. कंपनी हैज टू क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिझर्व अकाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड. Okay, so every company need to create debenture redemption reserve, generally called as DRR, out of profit available for payment of dividend. मतलब कंपनी के पास डिविडेंड पेड करने के लिए, मतलब इंटरेस्ट पेड करने के बाद या सब एक्सपेंसेस पेड करने के बाद जो भी पैसा बचता है उसमें से कंपनी एक अकाउंट तैयार करेगी, एक रिजर्व तैयार करेगी और उस रिजर्व को नाम दिया जाएगा DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. दिस मनी कैन बी यूज ओनली फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. मग आता हे DRR का तयार करावं लागतं? तर DRR मध्ये जे पैसे आपण
रिझर्वला बाजूला काढून ठेवणार, त्या पैशाचा वापर फक्त आणि फक्त कशासाठी करायचा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो हर एक कंपनी को डीआरआर तैयार करना पड़ेगा और उस पैसे का इस्तेमाल डिबेंचर को रिडीम करने के लिए कंपनी करेगी। अभी देखो फॉर एग्जांपल हमारी कोई कंपनी है और हम लोगों ने 50 लाख के डिबेंचर बेचे 10 साल के लिए। इसका मतलब आज हमारे कंपनी को 50 लाख रुपया मिल गया, लेकिन 10 साल के बाद वो 50 लाख रुपया आपको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। 10 साल तक आप लोग डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दोगे, लेकिन 10 साल के बाद आपको 50 लाख वापस करना पड़ेगा, बराबर। तो एट अ टाइम मतलब 10 साल के बाद एक ही बार में आप 50 लाख जमा नहीं कर सकते, कलेक्ट नहीं कर सकते। उससे अच्छा क्या रहेगा, अगर आप कोई रिजर्व तैयार करते हो, हर साल कुछ पैसा उसमें जमा करते जाओगे, तो 10 साल के बाद आपके पास उस रिजर्व में 50 लाख रुपया जमा हो जाएगा। मतलब एक ही समय में आपको आपके ऊपर या कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। इस तरह से कंपनी हर साल रिजर्व में पैसा डालती जाएगी। 10 साल के बाद वो अमाउंट 50 लाख रुपया बन जाएगा और वो 50 लाख रुपया आप डिबेंचर होल्डर को देने के लिए यूज करोगे। तो इसका फायदा क्या होता है कि कंपनी के ऊपर एक ही समय में फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता। ओके, म्हणजे प्रत्येक कंपनीला डिबेंचर रिडम्पशन रिझर्व तयार करावं लागतं आणि कंपनीमध्ये जो काही प्रॉफिट होईल, जो डिव्हिडंड साठी अवेलेबल असेल, त्याच्यामधनं हे रिझर्व तयार केलं जातं। ॲज पर कंपनीज शेअर कॅपिटल अँड डिबेंचर अमेंडमेंट रूल 2019, MCA has removed debenture redemption reserve requirement for listed companies, NBFCs and housing finance companies। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट हुआ उसके हिसाब से MCA ने क्या किया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का जो रिक्वायरमेंट है वो लिस्टेड कंपनीज के लिए निकाल दिया। कौन कौन से कंपनीज के लिए अभी इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, लिस्टेड कंपनी म्हणजे अशी कंपनी ज्याचे शेअर स्टॉक मार्केटमध्ये ट्रेडिंग केले जातात त्याला म्हटलं जातं लिस्टेड कंपनी। NBFC दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस कंपनीज। ओके, NBFC के लिए भी अभी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का जो रिक्वायरमेंट था वो निकाल दिया। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अगर रहेगी उसके लिए भी DRR तैयार करने की जरूरत नहीं, ऐसा अभी अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना, अल्टरेशन। लक्षात, म्हणजे अशा प्रकारे लिस्टेड कंपनी असतील, NBFCs असतील आणि हाउसिंग फायनान्स कंपनीज असतील, त्यांना DRR आता तयार करण्याची गरज नाही। हा, बाकीच्या कंपन्या ज्या असतील त्यांना अजून देखील DRR तयार करावं लागतं। 6. Appoint of debenture trustees. If the company issues prospectus or invites more than 500 people, either to public or its member, company has to appoint one or more debenture trustees. If company issues prospectus or company going to issue debentures to more than 500 people, that may includes public or its member, then company need to appoint one or more debenture trustees। म्हणजे जर कंपनीने प्रॉस्पेक्टस इश्यू केलं असेल किंवा कंपनी त्यांचे जे डिबेंचर्स आहे ते 500 पेक्षा जास्त लोकांना विकणार असेल, मग ती लोक कंपनीचे मेंबर असू शकतात किंवा जनरल पब्लिक असू शकतात। जर अशा केसमध्ये कंपनीला अपॉइंट करावं लागतं डिबेंचर ट्रस्टी, एक किंवा त्यापेक्षा जास्त डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करावे लागतात। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर कंपनी प्रॉस्पेक्टस इश्यू करती है या कंपनी अपने डिबेंचर 500 से ज्यादा लोगों को इशू करने वाली है, 500 से ज्यादा लोग, और वो जो लोग हैं उसमें कंपनी के मेंबर भी हो सकते हैं या जनरल पब्लिक भी हो सकती है, ऐसे केस में कंपनी को एक या एक से ज्यादा डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करने पड़ते हैं। डिबेंचर ट्रस्टीज protect the interest of debenture holders. Company has to appoint trustees by entering into contract with them called as debenture trust deed. तो डिबेंचर ट्रस्टीज क्या करते हैं, डिबेंचर होल्डर का फाइनेंशियल लॉस होने से उनको बचाते हैं, बराबर है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने 50 लाख के डिबेंचर इशू किए
और कंपनी ने कहा कि ये 10 साल के लिए है और कंपनी ने कहा कि हर साल हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे, लेकिन डिबेंचर होल्डर को 10 साल तक कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट मिलना चाहिए, मतलब कंपनी को लॉस भी हुआ तो भी उनको इंटरेस्ट रेगुलरली मिलना चाहिए और 10 साल के बाद उनका पैसा वापस मिलना चाहिए। लेकिन हर बार ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन खराब हुआ तो कंपनी उनका पैसा वापस देने के लिए असफल हो सकती है या एबल नहीं हो सकती। ऐसे केस में डिबेंचर ट्रस्टीज क्या करेंगे, कंपनी का जो असेट्स है बराबर है वो बेच के डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस करेंगे। तो डिबेंचर ट्रस्टीज क्या करती है, जो डिबेंचर होल्डर्स रहते हैं उनका फाइनेंशियल लॉस होने से उनको बचाती है, तो डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट वो प्रोटेक्ट करते हैं। और इसीलिए कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी इनके बीच में एक कॉन्ट्रॅक्ट होता है। लक्षात ठेवा, कंपनी आणि डिबेंचर ट्रस्टी एखादी इन्स्टिट्यूशन असू शकते, त्यांच्याबरोबर कॉन्ट्रॅक्ट होईल आणि त्या कॉन्ट्रॅक्टला काय म्हटलं जातं, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। डिबेंचर ट्रस्ट डीड, डीड मीन्स एग्रीमेंट, डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट, डीडचा अर्थ काय होतो, एग्रीमेंट। ओके, सो इन दिस वे company need to appoint debenture trustees. Seventh is debenture trustee can approach NCLT. Debenture trustee have to redress the grievances complaint of debenture holder. So debenture trustees have to solve the complaints of debenture holder. डिबेंचर ट्रस्टीला काय करावं लागतं, जर डिबेंचर होल्डरच्या काही कंप्लेंट असतील फायनान्सच्या बाबतीत, रिटर्नच्या बाबतीत, तर त्या सॉल्व करण्याचं काम डिबेंचर ट्रस्टीजला करावं लागतं. इफ द कंपनी डिफॉल्ट्स इन repaying the principal amount on maturity or defaults in paying interest, principal amount or interest thereon, the debenture trustees can approach the National Company Law Tribunal for redressal, that is remedy. Remember, company has to pay interest to debenture holder regularly even in the case of loss to the company. And also at the time of redemption, company should return entire principal amount invested by the debenture holder. मतलब जब रिडम्पशन करना है मैच्योरिटी होने के बाद, मतलब जैसे 10 साल के लिए अगर डिबेंचर दिए है तो 10 साल के बाद उसे बोला जाएगा कि डिबेंचर मैच्योर हो गए, तो उनका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया था, कंपनी को दिया था, वो पूरा का पूरा वापस करना पड़ेगा और हर साल कंपनी उनको इंटरेस्ट देगी रेग्युलरली। अगर कंपनी को लॉस हुआ तो भी, कंपनीला जरी लॉस झाला तरी डिबेंचर होल्डरला इंटरेस्ट रेग्युलरली द्यावाच लागतो. बट इफ देर इज डिफॉल्ट, कंपनी ने अगर डिफॉल्ट मतलब कंपनी ने अगर प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया मैच्योरिटी के बाद, या कंपनी ने जो इंटरेस्ट देना चाहिए था हर साल वो नहीं दिया, बराबर, तो ऐसे केस में डिबेंचर ट्रस्टी किसके पास जा सकते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसको ही बोला जाएगा NCLT, उनके पास इस तरह का कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं या उस तरह का इशू रेज कर सकते हैं. NCLT can direct defaulting company to repay the principal amount or interest. आणि जी NCLT आहे म्हणजे आता बघा, जर तुम्ही डिबेंचर होल्डर आहेत आणि तुम्हाला कंपनीने इंटरेस्ट दिला नाही किंवा तुमची जी प्रिन्सिपल अमाउंट आहे ती कंपनीने रिटर्न केली नाही, मग तुम्ही कोणाकडे जाणार, तुम्ही पहिल्यांदा डिबेंचर ट्रस्टीज कडे जाणार, बरोबर, आणि डिबेंचर ट्रस्टीज मग कोणाकडे अप्रोच होणार, NCLT, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल, आणि त्यांच्याकडनं सोल्युशन मागणार. मग NCLT काय करणार, NCLT जी डिफॉल्टिंग कंपनी आहे ज्याचे तुम्ही डिबेंचर परचेस केले होते त्या कंपनीला ऑर्डर देणार, इन्स्ट्रक्शन देणार टू मेक पेमेंट ऑफ प्रिन्सिपल अमाउंट और टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, म्हणजे जे पैसे तुमचे बाकी आहेत ते पेड करण्याची ऑर्डर कोण देणार, NCLT देणार. ओके, तो इस तरह से डिबेंचर ट्रस्टी NCLT के पास अप्रोच होके आपका अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कंप्लेंट है रिलेटेड टू प्रिंसिपल अमाउंट और रिलेटेड टू इंटरेस्ट अमाउंट, वो प्रॉब्लम
या वो कंप्लेंट सॉल्व करने की कोशिश कौन करते हैं? डिबेंचर ट्रस्टीज करते हैं। और किसके थ्रू करते हैं? NCLT, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। 8.1 impose restrictions. When the debenture trustee is of the opinion that the assets of the company are insufficient or likely to become insufficient to redeem the principal amount of debenture, it may approach the NCLT. NCLT can order company to restrict incurring further liabilities so as to protect the interests of the debenture holders. Impose restriction. अगर डिबेंचर ट्रस्टीज को ऐसा लगता है कि ये जो कंपनी है वो कंपनी डिबेंचर होल्डर का प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जब डिबेंचर मैच्योर्ड हो गए, मैच्योर्ड होने के बाद डिबेंचर होल्डर का प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे पाएगी, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो चुका है, अगर इस तरह से डिबेंचर ट्रस्टीज को लगता है तो डिबेंचर ट्रस्टीज ही बात किसको कहेगी? NCLT. आलं लक्षात? म्हणजे डिबेंचर ट्रस्टीला जर असं लक्षात आलं की कंपनीकडे जे फायनान्स आहे ते इनसफिशियंट आहे, डिबेंचर होल्डरला पैसे देण्यासाठी इनसफिशियंट आहे, म्हणजे डिबेंचर रिडीम करण्यासाठी जेवढे पैसे पाहिजेत तेवढे कंपनीकडे नाहीत, असं जेव्हा डिबेंचर ट्रस्टीला वाटतं तेव्हा डिबेंचर ट्रस्टीज ही जी गोष्ट है ती कोणाला कळवणार? NCLT ला सांगणार। उनको कहने के बाद NCLT पूरे इंक्वायरी करेगी और उसके बाद NCLT क्या कर सकती है? रिस्ट्रिक्शन ला सकती है, मतलब रोक लगा सकती है। किसके ऊपर रोक लगाएगी? कंपनी को कहेगी कि आप दूसरा किसी भी तरह का लायबिलिटी अब नहीं ले सकते, मतलब बैंक से कर्जा लेना, पब्लिक डिपॉजिट या किसी भी तरह का और लायबिलिटी लेने से कंपनी को रोका जाएगा। वो रोकने के कारण कंपनी का लायबिलिटी वहां पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और कंपनी डिबेंचर होल्डर का पैसा वापिस दे सकती है। आलं लक्षात? म्हणजे NCLT काय करू शकते? कंपनीला ऑर्डर देईल, इन्स्ट्रक्शन देईल की तुम्ही यापुढे आता लायबिलिटी घ्यायच्या नाही, म्हणजे बँकेकडनं लोन घेता येणार नाही, पब्लिक डिपॉझिट घेता येणार नाही किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या लायबिलिटी, आता तुम्हाला कर्ज, कोणत्याही प्रकारचं कर्ज घेता येणार नाही, म्हणजे कर्ज घेण्यावर काय आणते? रिस्ट्रिक्शन आणते, बंधन आणते। का बंधन आणते? कारण की ऑलरेडी त्यांनी जे डिबेंचरचे पैसे आहेत ते देण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसा नसतो, इनसफिशियंट अमाउंट असते आणि म्हणून कंपनी त्यांच्यावर रिस्ट्रिक्शन्स आणू शकते। 9. Punishment for contravention, that is breach of provision of the Company Act. अगर कंपनी एक्ट में जितने भी प्रोविजंस कहा है उनको अगर फॉलो नहीं किया कंपनी ने तो क्या पनिशमेंट है? बराबर देखो, इफ द कंपनी फेल टू कंप्लाई with the provision of act, then the company and its officer shall be liable to pay fine or imprisonment, मतलब जेल, or both as prescribed in the act. देखो, अगर जो प्रोविजन कंपनी एक्ट 2013 में दिए हैं उनको फॉलो नहीं किया या उसमें से एक या कुछ प्रोविजंस फॉलो नहीं किए तो जो भी कंपनी रिस्पॉन्सिबल है जो भी ऑफिसर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको फाइन लगेगा या उनको इम्प्रिजन में भी हो सकता है, मतलब जेल भी हो सकती है, या दोनों भी, मतलब फाइन भी लगेगी और जेल भी हो सकती है। ओके, म्हणजे इकडे लक्षात ठेवा, ज्या प्रोव्हिजन किंवा जे रूल्स कंपनी ऍक्ट मध्ये दिलेले आहेत ते समजा कंपनीने फॉलो केले नाही किंवा सर्व रूल फॉलो केले नाही किंवा त्यापैकी काही रूल समजा फॉलो केले नाही, म्हणजे ते झालं ब्रीच ऑफ प्रोव्हिजन, म्हणजे तुम्ही प्रोव्हिजन फॉलो केल्या नाही। मग अशा वेळी जी रिस्पॉन्सिबल कंपनी असेल किंवा जे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर असतील त्यांना जेल होऊ शकते किंवा त्यांना फाईन होऊ शकतं किंवा दोन्ही होऊ शकतं, म्हणजे जेल देखील होऊ शकते आणि फाईन देखील होऊ शकते। ओके, सो ऑल दीज आर प्रोव्हिजन्स related to debentures given in Company Act 2013.